हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन एक विजेता के रूप में और इसके शासन और प्रशासन को इस वीडियो में समझने वाले हैं, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से जो हर्षवर्धन है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग का सिलेबस में ये है तो आप लोग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के। हर्षवर्धन खुद ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो चलिए हर्षवर्धन के पूरे अच्छे से कार्यकाल को और उसके शासन प्रशासन को समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हर्षवर्धन कौन थे। ठीक है, तो राजा हर्ष जिन्हें हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता है, 606 से 647 ईस्वी तक भारत के उत्तरी क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य के नेता थे। देखिए, भारत के उत्तरी भाग में 606 से लेकर 647 तक किसने शासन किया था। ठीक है, और उनका शासनकाल पुराने से मध्ययुगीन काल में संक्रमण का संकेत देता प्रतीत हुआ, जबकि विकेंद्रीकृत प्रांत हर समय विस्तारवादी के लिए लड़ते रहे। ठीक है, तो क्या कहना यह चाह रहा है, इनका शासन मध्यकाल तक इसका रहा और इसका प्रभाव इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। ठीक है, इसके अलावा ये समझ लेते हैं कि वह वर्धन साम्राज्य के अंतिम नेता थे। यानी कि ये जो हर्षवर्धन थे वर्धन साम्राज्य के ही नेता थे। इसका एक भाई था। ठीक है, हर्षवर्धन का एक भाई था प्रभाकर वर्धन, और इसका एक बहन भी थी। ठीक है, यानी ये लोग कुल 3 थे। एक बड़ा भाई प्रभाकर वर्धन, ये खुद हर्षवर्धन, और इसकी एक बहन थी, उसका नाम मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये हर्षवर्धन थे, अंतिम नेता थे वर्धन साम्राज्य के, जो इस्लामी घुसपैठ से पहले प्राचीन भारत का अंतिम महान साम्राज्य भी था। यानी कि इस्लाम जो भारत आए थे उससे पहले अगर सबसे प्रभावशाली राजाओं में से एक थे ये हर्षवर्धन। ठीक है, आगे देखते हैं हर्षवर्धन का साम्राज्य। ठीक है, तो जैसे जैसे हर्षवर्धन ने कन्नौज पर कब्जा किया, उसके साम्राज्य का विस्तार होता गया। सबसे पहले तो उसने कन्नौज पर कब्जा करने के बाद उसका साम्राज्य का विस्तार भी होता गया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, पंजाब, उड़ीसा, बिहार और बंगाल का भी विस्तार हुआ। इन सब जगहों पर भी उसने कब्जा कर लिया। ठीक है, उन्होंने सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त विश्राम गृह बनवाकर जरूरतमंदों और गरीबों की देखभाल की। जब इसके बाद अपना साम्राज्य को जब विस्तार किया, उसके बाद उसका मेन काम बचा था कि लोगों को भलाई करने का। ठीक है, तो लोगों को भलाई करने के लिए एक विश्राम गृह का भी बनवाया था, और जिसमें गरीब लोगों के लिए हर तरह के खान पान कपड़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विश्राम गृह बनवाया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नागरिकों पर उच्च कर नहीं लगाने का निर्णय लिया, और यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति भी आत्मनिर्भर थी। यानी कि ये जो सब बड़ा डिसीजन में से एक था कि उन्हें चाहे उच्च वर्ग हो चाहे नीचे वर्ग के लोगों पर तो उसने कर नहीं लगाया था, लेकिन उच्च वर्ग पर भी उसने ज़्यादा कर का बोझ नहीं दिया था, कि उन्हें ज़्यादा कर का बोझ देकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। इसके अलावा आर्थिक स्थिति भी यहाँ अच्छी थी, यानी कि लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड था वो भी बढ़िया था। ठीक है, हर तरह के सुख सुविधा राजा यानी कि हर्षवर्धन लोगों को प्रदान करते थे। उसके बाद हर्षवर्धन का प्रशासन कैसा था वो देखिए। हर्षवर्धन का प्रशासन लगभग गुप्त साम्राज्य के समान था, यानी कि काफ़ी उच्च दर्जे का था। ठीक है, क्योंकि उनके राज्य में कोई दास श्रम नहीं क्योंकि उनके राज्य में कोई दास श्रम नहीं था, और व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने की अनुमति थी। कोई दास श्रम नहीं था, यानी कि कोई भी आदमी को किसी के लिए गुलामी बनकर नहीं खटना पड़ता था। सब एकदम इच्छा अनुसार अपने मनमर्जी जिंदगी जीते थे, अपना मेहनत करते थे, अपना मनमर्जी जीते थे, किसी को राजा या फिर कोई भी गुलाम नहीं बनाते थे। ठीक है, तो हर्ष प्रशासन की मुख्य विशेषताएं यहाँ निम्नलिखित है, और विशेषताओं को चलिए देखते हैं तो क्या क्या विशेषता रही थी। तो पहला विशेषता देखिए हर्षवर्धन के दरबार का था कि उनकी राजधानी कन्नौज ने दुनिया भर से कवियों, कलाकारों, धार्मिक नेताओं और बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया। ये जो उनकी राजधानी था कन्नौज था, इतना प्रसिद्ध रहा कि दुनिया भर के जो धार्मिक नेता थे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे, सबको आकर्षित किया, सबको आने के लिए एक तरीके से प्रेरित किया कि भाई वो क्या अच्छा जगह है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि उन्होंने चीनी शासकों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, यानी कि चीन के जितने भी राजा थे उनके साथ दोस्ती वाला रिश्ता बनाया। यहाँ तक कि उन्होंने दोनों देशों को रणनीतिक संबंध स्थापित करते हुए चीन के लिए एक भारतीय खोज भी भेजी। एक प्रसिद्ध चीनी भिक्षु जुआनजेंग 8 वर्ष तक उनके राज्य में भी रहा। ठीक है, एक बौद्ध भिक्षु थे जुआनजेंग, यानी कि चीन के साथ इतना अच्छा रिश्ता बनाया कि चीन के जो जुआनजेंग थे, एक बौद्ध भिक्षु थे, वो भी इसके दरबार में 8 वर्ष तक रहे थे। यानी कि रिश्ता काफ़ी अच्छा बना लिया था चीन के साथ। इसके आगे हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल के दौरान एक दुर्जय सेना एकत्रित की।